तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनता के जनादेश में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम पॉलिटिकल लीडर्स ये पॉडकास्ट सीरीज जो चल रही है, हमने जम्मू कश्मीर से शुरुआत करी थी। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और गुजरात होते हुए आज हम पंजाब पहुंच चुके हैं और हमारे साथ भदौर से आम आदमी पार्टी के विधायक लाभ सिंह उखोके जी आप मौजूद हैं। आपका सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। जी, आपसे दूसरी बार मुलाकात हो रही है। जी, जब आप जीते थे उस समय भी हमने आपका इंटरव्यू किया था, हमारे चैनल पे भी है। और मेरे ख्याल से सर इंटरव्यू सेशन का पहला इंटरव्यू आपका था वो हमारा जी जी जो हमने अपलोड भी किया था चैनल पे। उसके बाद से फिर वो एक जर्नी चलती रही। तो काफी पहले तो मुझे भी काफी बढ़िया लग रहा है कि जहाँ से शुरुआत हुई थी आज जो इस पॉडकास्ट की सीरीज में आपसे दोबारा मिलने का मौका मिल रहा है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो सर सबसे पहले हमने अपने पॉडकास्ट का हमने पूरा एक सीरीज जो रखी है, हमने इसमें ना डायरेक्ट मीडिया की तरह हमने नहीं रखा है कि मीडिया में क्या होता है केवल सवाल जवाब है, जो कि नॉर्मली हर चीज पता रहती है। हम चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट सीरीज के जरिए ना एक नेता जो होता है कि उसकी जर्नी क्या रही है, क्योंकि आम आदमी हो, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे विपक्षी दल के नेता हो, अधिकतर लोगों को लगता है कि इनको उपलब्धि बड़ी आसानी से मिल गई, ये तो नेता लोग हैं, ये मतलब यहाँ बैठ गए मजे से रह रहे होंगे, मजे से जी रहे हैं। लेकिन एक आम लाभ सिंह और विधायक बनने के बाद ये जो सफर आपका रहा है पूरा, जी जी। इस सफर के बारे में जानना चाहूंगा ताकि जनता को भी पता लगे कि पूरी जर्नी कैसी रही है और कितनी परेशानियां रही, या ये पूरा सफर का पूरा जानना चाहेंगे। मैं 2013 में आखिरी महीनों में आम आदमी पार्टी से जुड़ा था जी। तो ये कोई सोच नहीं थी कि मुझे विधायक बनना है या पार्टी में कोई मुझे पद चाहिए। एक दिल्ली में जो वेब चल रही थी, दिल्ली में जो जंतर मंतर बल चल रहा था, मैं नेटवर्क मार्केटिंग भी करता था। तो वहाँ जो टाल कटोरा स्टेडियम है वहाँ अक्सर मार्केटिंग की कंपनी के जो प्रोग्राम्स है वो होते रहे थे। तो जब हम गए वहाँ मतलब महीने में कुछ बार हमें जाने का मौका मिलता, वहाँ देखते तो अरविंद केजरीवाल जी वो जंतर मंतर के बाद और वो फिर वहाँ सरकार बनी वो 18 जो पहली बार। तो हम एक चीज सोच रहे थे कि यार ऐसा आदमी अगर पंजाब में आए राजनीति में तो हम उसका साथ दें पंजाब को सही करने में। जी। तो क्योंकि पंजाब के जो हालात थे उस वक्त वो दूसरी पार्टियों ने क्या कर रखे थे, जो पंजाब और भारत के लोग भली बनती उस चीज को जानते थे। तो 2013 के आखिरी महीने में मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा और उसके बाद बड़ी बात ये हो गई कि हमारे वहां से संगरूर से मेंबर पार्लियामेंट की जो सीट थी वो माननीय मुख्यमंत्री जो इस समय है भगवंत मान जी को पहली बार उनको सीट दी गई। और कॉमेडी में और जो है कलाकारी में उनका एक बहुत बड़ा नाम था, मतलब हीरो जैसे हीरो होते हैं, आइडल होते हैं, क्योंकि वो कटाक्ष करते थे अपनी वो कविता की तरह से या अपनी वो जो उनकी बोल चाल थी उसकी तरह। तो हम जैसे ही मान साहब को वहां से अनाउंस किया गया तो हमारे लोगों में बहुत बड़ा जो था बूम आ गया कि यार भगवंत मान जी के साथ चलना है, भगवंत मान जी के साथ चलना है। तो हमारे लोगों ने और मैंने और जो हमारे पार्टी के गांव के कार्यकर्ता थे मिलकर गांव-गांव में जाकर प्रचार करना शुरू किया। और 2014 में जब रिजल्ट आए तो मुख्यमंत्री जो अभी हैं भगवंत मान जी वो मेंबर पार्लियामेंट वो 2,25,000 वोटों से जीत गए। और जीतने के बाद कोई मेरा पिछोकड़ तो नहीं था राजनीति का, तो मान साहब जीत गए, हम अपने काम में वैसे ही लग गए। आपको जैसे पता ही है कि मेरी माता जी 26-27 साल से मेरे गांव का जो मेरा जहां मेरा जन्म हुआ उसी गांव में लगातार 26 साल से वो सरकारी स्कूल में झाड़ू लगाने का काम करते हैं। मैं और मेरे बड़े भाई साहब जो आर्मी से रिटायर्ड हुए, हमने भी दोनों भाइयों ने 15 साल मेरी माता के साथ वहां झाड़ू लगाने का काम किया, क्योंकि सुबह सुबह हम झाड़ू लगाते और बाद में तैयार होकर हम उसी स्कूल में पढ़ने के लिए पहुंच जाते। आज भी मेरी माता वहीं जाती है। मैंने उनको बोला कि अभी तो आपका बेटा एमएलए बन गया है, लेकिन जो हमारी आज मजदूर दिवस भी है और मैं बधाई भी देना चाहूंगा सभी मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, क्योंकि मैं भी उसी वर्ग से आया हूँ। और मेरी माता आज भी झाड़ू लगाने के लिए जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि अगर वो बैठ गई तो उसके घुटने काम करना बंद कर देंगे। बिल्कुल, वो जमीन से जुड़ाव जो है वो अभी वो उस तरह का लगाव आज भी हाँ वही है। और मेरे स्वर्गीय पिताजी उन्होंने भी बहुत जब से उन्होंने मतलब पैदा हुए थोड़े उसके बाद तो उन्होंने मजदूरी करना शुरू किया, लोगों के खेतों में काम,
फिर ट्रैक्टर का काम, इस तरह से काम करते करते उन्होंने हमें 12वीं कक्षा तक मुझे पढ़ाया। फिर मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर करना शुरू किया, लेकिन बाद में उन्हें मोबाइल रिपेयर की जो शॉप की। तो बचपन के जो हमारे दिन थे वो इतने संघर्ष में मतलब हमने वो व्यतीत किए हैं कि जब मेरी माता खेतों में काम करने के लिए चली जाती, क्योंकि मेरे पिताजी तो जैसे वो बोलते हैं सीरी बोलते हैं पंजाब में, बंधुआ मजदूर की तरह, क्योंकि वो जब किसी किसान के साथ वो 1 साल के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो दिन रात फिर वो वही काम करना पड़ता है, कभी कभी घर आना ऐसे। तो मेरी माँ भी दिन में वो खेतों में काम करने के लिए चली जाती। जब हम तीनों बहन भाई वो स्कूल से दोपहर को वापस आते तो मेरी माता वो जिसमें चटनी रगड़ती है कुंडे में, उसमें रोटी नीचे रख के वो खेत चली जाती। तो जब हम वापस पहुंचते तो कभी वो चींटियां आकर उस रोटी को लगी होती तो हम उसे ऐसे ही साफ करके झाड़ के वो खा लेते। तो कोई सोच नहीं थी कि मैं एमएलए बनूंगा या मैं लीडर बनूंगा, क्योंकि मेरे तो पुरखों में भी कभी कोई पंचायत का मेंबर भी नहीं बना। तो काम करना शुरू किया पार्टी में। मान साहब जीत गए पहली बार, तो उसके बाद जीतने के बाद हम अपने काम में पड़ गए। सोच रहे थे कि यार अगर अच्छी सरकार आएगी हमें कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी, पंजाब का जो माहौल है वो सही हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, पढ़ने की सुविधाएं हो जाएंगी। तो उसी चीज के लिए हमने साथ दिया और मान साहब जीत गए। मेरे जो गांव के साथी थे, जब जिस दिन जीतने के बाद पहली बार भगवंत मान जी हमारे गांव में आए तो उन्होंने मुझे फोन किया कि यार आ जाओ भी, भगवंत मान जी आ रहे हैं। मैं कहा भाई यार अपना काम थोड़ी है ये, हमें तो वोट डलवाने थे, वोट डलवा दी और वो जीत गए, अभी वो अपना काम करें। तो उसके बाद क्या हुआ कि पंजाब में वो शुरू हुआ परिवार जोड़ो मुहिम। तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब बोलने का मुझे बड़ा शौक था और मुझे बोलना भी आ गया था वहां से। तो उसी की वजह से वो मेरे साथी मुझे आगे कर देते कि यार किसी से कोई बात करनी है तो तू कर। तो जैसे ही परिवार जोड़ो शुरू किया तो हमने फिर से हमारे गांव में लोगों को पार्टी से जोड़ना शुरू किया। पूरे भदौड़ हलके में जाकर हम पार्टी का काम करना शुरू किया। तो घर से भी गालियां मिलती थी कि काम धंधा तो पहले ही अच्छा नहीं है हमारा, हम तो मजदूर परिवार से हैं, हमारा कोई पिछोकड़ पॉलिटिक्स का नहीं है और कोई इतने समृद्ध भी नहीं है हम के काम छोड़ के राजनीति में आ जाएं। तो मैं काम भी करता था और रात को पार्टी के लिए प्रचार भी करते, पोस्टर भी लगाते और घर से गालियां भी सुनने को मिलती। और जिस कम्युनिटी से मैं आता हूं, मैं एससी से हूं और पंजाब में बहुत कम हो गया है ये कि अभी वो एक दूसरे से भेदभाव, लेकिन फिर भी है। तो जैसे मैं पार्टी के लिए प्रचार के लिए निकला तो जो हमारे गांव के जहाँ नजदीक के गांव के लोग थे वो सोच रहे थे कि अभी दर्शन का लड़का ये अभी लीडर बनने के लिए निकला है। तो वो सोचा ही नहीं था कभी लीडर में, बस सोच ये थी कि हमारी जो सुविधाएं हैं चाहे मेरे गांव की है चाहे पूरे पंजाब की, वो सुविधाएं जो है वो अच्छी हो जाए, इसलिए हमने आम आदमी पार्टी का जो साथ देना शुरू किया। तो वो फिर धीरे धीरे करते जो मेरी दुकान थी वो भी बंद हो गई, मेरा जो मार्केटिंग का काम था वो भी छूट गया, क्योंकि मैं तो फिर इसी तरफ हो निकला। घर से गालियां भी मिलती थी कि काम करो। लेकिन उसके बाद 2015 में जो मागी कॉन्फ्रेंस हुई, अरविंद केजरीवाल जी वहां आए थे और वो इतना बड़ा जन सैलाब था उसमें कि दूसरी पार्टियों की नींद हराम हो गई कि भाई ये पंजाब के लोगों को क्या हो गया। भगवंत मान जी, अरविंद केजरीवाल जी की एक आवाज पर लोग उमड़ पड़े। और मैं आपको बताऊंगा कि उस दिन हमने अरविंद केजरीवाल जी को देखने के लिए 18 किलोमीटर हम तो पैदल चलकर गए जहां पंडाल जहां रैली हो रही थी। तो मतलब इतना जोश इतना जुनून था लोगों में। और मेरे जैसे जो नौजवान हैं चाहे पंजाब से चाहे किसी और स्टेट से, राजनीति में और जिंदगी में कहीं भी कामयाब होने के लिए उन्हें संघर्ष बहुत करना ऐसा होता है कि मर कर जीने होने वाली वो बात हो जाती है, क्योंकि हमारे पास ना उतना पैसा होता है ना संसाधन होते हैं कि भाई हम कोई राजनीति में आए या कोई कारोबार शुरू कर सकें। तो ये तो सोच भी नहीं थी। फिर पार्टी के लिए काम करना शुरू किया। 17 में मेरे साथी बोलने लगे कि यार तुझे तेरा नाम टिकट के लिए पार्टी को देंगे। तो मैंने बोला कि यार मैं कहाँ से टिकट लड़ूंगा, तुम तो जानती हो मेरे घर के हालात, मैं तो वैसे ही घर वालों पर निर्भर हूँ, तो मैं कहाँ से टिकट लड़ूंगा। लेकिन हम पार्टी के लिए काम करते गए
वहाँ 2017 के जब इलेक्शन आए तो हमारे परिमल सिंह खालसा को टिकट दिया गया और पहली बारी वो आम आदमी पार्टी से वहाँ भदौर से विधायक बने जी और 20,800 की बड़ी मतलब उन्हें वो लीड मिली और उसमें मेरे भदौर के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे लोगों ने हमेशा ही पार्टी का जो बहुत अच्छे तरीके से वो साथ दिया, चाहे पहली बार भगवंत मान जी को जिताया और दूसरी बार एमएलए के लिए पिरमल को जितवाया। तो हमारे साथी जो थे वो भी आम घरों ही थे, चाहे कुछ छोटे परिवार थे, किसानों के या मजदूरों के या कोई शॉपकीपर थे, तो वो लोग थे जो पार्टी के लिए जिन्होंने काम करना शुरू किया। और पहली बार जब भगवंत मान जी को टिकट मिली तो हमने एक टारगेट निश्चित किया कि यार हम हमारी 3200 वोट है मेरे गांव की, उसमें से कम 2400-2500 पोल होती है, तो हमने वो टारगेट लिया कि 1200 वोट भगवंत मान जी को निकालेंगे। तो अभी वो मेरे साथी कुछ कनाडा चले गए, कुछ ऑस्ट्रेलिया चले गए और कुछ पुलिस में फौज में भर्ती हो गए, जो उस समय 14 में हम लगे हुए थे। तो टारगेट रखा हमने, इलेक्शन का दिन आया और रिजल्ट का भी दिन आ गया। हमने 1200 वोट का टारगेट रखा था और हम 1117 वोट डलवा लिए, मतलब कि हमें 30 वोट हम अपने टारगेट से पीछे रह गए, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि यूथ हमारा और जो समझदार लोग थे वो बड़े साथ मतलब जोश से पार्टी के साथ लगे हुए थे। लेकिन हाँ, मेरे जैसे आदमी को आगे आने के लिए संघर्ष बहुत बड़े लेवल पर करना पड़ता है। हाँ, मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे भदौड़ के लोग साथ ना देते तो शायद मैं आज जिस मुकाम पर हूँ कभी इस पर ना आ पाता। तो सर 2022 में आपने चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ना, देखिए चाहे मैं कहता हूँ बड़े से बड़े नेता भी होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मन में विचार तो आता ही है कि यार ये पार्टी ने लग रहा है, मतलब शेर के जैसे कहते हैं ना, शेर के आगे फेंक दिया कि वहां पे कोई लड़ने को तैयार नहीं हुआ और बस आगे उतार दिया कि जाओ तुझे लड़ना है। कि उस समय क्या सोचा था, मतलब जब आपको पहली बात तो ये पता कैसे लगा, टिकट का पूरा ये हुआ पूरा, आपको कैसे पता लगा और मन में क्या फीलिंग आई थी और पहली बार जब आपको पता लगा था कि सीधा मुख्यमंत्री के सामने मुझे लड़ना है? जिस दिन मुझे पहली बार दिल्ली बुलाया गया तो मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आती है कि आपको कल 3:30 बजे 6 फ्लैग रोड सीएम साहब की जो सरकारी रहायश पर पहुंचना है। तो मैंने बोला ठीक है जी, पहुंच जाएंगे। वो कॉल काटते ही मैंने अपने मित्र को फोन किया कि यार ऐसा ऐसा करके कॉल आई है, वो बोल रहे हैं कि दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी ने बुलाया। तो वो सामने से बोलते हैं फुद्दू बना रहे होंगे जो हमारे पंजाब में बोलते हैं, वो कह रहा है कि काट रहे हैं। तो उसने मुझे बोला ऐसा कर, दोबारा से कॉल कर और पूछ के किस लिए बुलाया। मैंने उसी नंबर पर दोबारा कॉल की। वो बोला मैं ये नहीं बता सकता कि किस लिए बुलाया, आपको आना है, ये है आपकी फाइनल है मीटिंग। तो हम अगले दिन मैंने मेरे साथी को बोला कि यार तेरी गाड़ी लेकर चल, तो दिल्ली ही जाना है हमें। तो उसने पेट्रोल डीजल डलवाया और गाड़ी लेकर हम निकल लिए। अच्छा, निकले भी हैं गाड़ी में और मन में डर भी है कि यार वाकई केजरीवाल साहब ने मुझे बुलाया है, क्योंकि एक मजदूर परिवार का लड़का जो एक वॉलंटियर काम कर रहा है पार्टी के लिए, जिसे कोई कभी सपने में भी, ख्वाब में भी नहीं सोचा कि यार ऐसा हो पाएगा। तो दिल्ली जा रहे हैं, वो तभी किसान आंदोलन भी चल रहा था उस समय, 6 महीने हो गए थे समथिंग। तो हम बहादुरगढ़ पहुंचे किसान आंदोलन पर और हमारे साथियों से मिलकर हम आगे दिल्ली के लिए जब निकले तो मैंने उसी नंबर पर कॉल किया कि मैं जी बहादुरगढ़ आ गया हूँ, अब मुझे प्लीज वो लोकेशन भेज दी। उन्होंने मुझे लोकेशन भेज दी। मैं कहा भी यार लोकेशन तो आ गई, बंदे ने शायद हमें बुलाया हो। बिल्कुल। तो जब हम वहां पहुंचे तो जिस गाड़ी में मैं आया तो वो वहां सबसे छोटी गाड़ी। मैं कहा यार हमें किसी ने नहीं बुलाया, किसी ने झूठ बोल दिया हमें। मैंने उसी नंबर पर फिर से कॉल किया। मैं कहा जी कोई मुझे पास मिलेगा अंदर जाने के लिए, क्योंकि हम तो कभी किसी ऑफिस में भी नहीं गए थे बस में। तो उन्होंने बोला नहीं आप गेट पर जाओ, उन्हें अपना नाम बताओ, लिस्ट में आपका नाम होगा। तो मैंने बताया सिक्योरिटी वालों को, पुलिस मुलाजिमों को, मैं आपसे गुग्गो के भदौर से पंजाब से आया हूँ। उन्होंने लिस्ट चेक की, 12वें नंबर पर मेरा नाम था। जब टिक किया तो मुझे हौसला हो गया कि यार बुलाया तो है। तो उन्होंने मुझे वेटिंग रूम में बैठाया, तो उन्होंने मुझे वहां पानी पिलाया और एक बंदा आया, मुझे उसने अगले रूम में बैठा दिया। फिर वहां से एक और बंदा है, उसने मुझे दूसरे रूम में, वहां से आया मुझे तीसरे रूम में, जैसे वो अमिताभ बच्चन की फिल्मों में नहीं होती कि यहाँ चलो मन में वो हो रहा था कि यार क्या होगा। तो जब चौथे कमरे में लेने के लिए वो बंदा आया तो उसने मुझे हाथ निकाला,
हैंडशेक करने के लिए और बोला कि मैं संदीप पाठक, मैंने ही आपको कॉल की थी। तो वो कॉल संदीप पाठक जी की थी। तो उन्होंने मुझे अरविंद केजरीवाल जी के कमरे में जैसे ही गेट दरवाजा साइड करके मुझे आगे जाने का इशारा किया, तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि केजरीवाल साहब ऐसे उठे और मुझे बोला, लाभ सिंह जी नमस्कार, आइए बैठिए। तो मुझे मेरे कानों पर, आंखों पर मुझे पता लग रहा था कि शायद मैं किसी ख्वाब में। बिल्कुल, एक साधारण से कार्यकर्ता के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की तरह ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस आदमी को देखकर हम राजनीति में एक वर्कर के तौर पर आए कि यार वो बंदा अच्छी सोच का है, जब उसने खुद मुझे अपने घर पर बुलाया तो मैं तो बहुत चक्का रह गया कि भाई क्या ये हो गया। टेबल पर उनका मेरी विधानसभा का नक्शा पड़ा था, उन्होंने काफी बातचीत की, 35 मिनट लगभग उन्होंने बातचीत की और एक उन्होंने बड़ा सवाल किया कि 17 में हम क्यों हार गए। मुझे नहीं पता कि लोगों ने वहां ये चीज कही या ना की, पर मैंने ये चीज बोली थी कि सर हम सीएम का फेस ना देने की वजह से 17 में हार गए। तो उन्होंने पूछा कौन होना चाहिए था, तो मैंने फट से बोला भगवान, क्योंकि मैं कहा पंजाब के लोग उसकी एक आवाज पर उमड़ पड़ते हैं। तो काफी 35 मिनट मिलने के बाद मैं वहां से निकला, तो तब तक टिकट की कोई बात नहीं थी। तो चलो उसके 15 दिन के बाद वो मुझे हल्का इंचार्ज अनाउंस कर दिया गया। तो जैसा ही लिस्ट पे नाम आया, लोगों ने पोस्ट डाली, खबरें लग गई, बधाई के फोन मैसेज सारे सोशल मीडिया पर। तो सीएम साहब जो अभी भगवंत मान जी ने बोला कि जो वो है हल्का इंचार्ज वो टिकट पक्की ना समझे। हाँ, ये उस समय चला था। तो लोग बोलने लगे कि यार लाभ सिंह को तो पार्टी बरत रही है, इसको काम करवाएगी इससे, उसके बाद किसी पैसे वाले को पार्टी टिकट दे देगी, क्योंकि दूसरी पार्टी में ऐसा ही होता था, चलन चलता रहा था। चलन था। तो लेकिन मैं तो एक वर्कर था, तो मैं उस बड़ी जो मुझे पार्टी ने इतनी बड़ी औहदे पर पद पर बिठा दिया गया, हल्का इंचार्ज लगा दिया, तो मैं काम करना शुरू किया। लेकिन इसके बीच में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब पार्टी 18 में वो सुखपाल सिंह खैरा 10 विधायक लेकर पार्टी को छोड़ गए, तो मुझे भगवंत मान जी का उस रात फोन आया कि तुझे कल हल्का इंचार्ज लगा देंगे। मैंने हाथ जोड़कर विनती की कि सर मुझे मत लगाना, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो उसके बाद 2021 में मुझे पार्टी ने हल्का इंचार्ज लगाया, पार्टी के लिए काम और जोरदार तरीके से करना शुरू किया, क्योंकि वर्कर तो मैं था ही, मैं खोने के लिए कुछ नहीं था, जो कुछ भी था वो पाने के लिए ही था। अगर मैं सोचता कि यार मेरे से जे ना सिन जाए, जे ना खो जाए, तो वो तो कुछ है ही, डर ही नहीं था। एक फकीर क्या वो जंगल में जाता, क्या सोचेगा कि उसको डाकू लूट लेंगे। तो मैं तो मतलब लोगों के जो जूते होते हैं उनकी धूड़ से भी नीचे था, तो मेरे पास कुछ गवाने के लिए था ही नहीं। तो हौसला किया कि यार पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, तो मैंने बड़े जोरदार तरीके से काम किया। अपने साथियों से मैं मिला के यार, उन्होंने एक बड़ी बात यह है कि मैं इलेक्शन भी लड़ा, जीत भी गया, और मेरे लोगों ने मेरे घर से चाय का कप तक नहीं पिया, मेरा एक भी रुपया नहीं लगा, क्योंकि मेरे लोगों ने, मेरी पार्टी ने वो इलेक्शन लड़ी। तो जैसे मुझे हल्का इंचार्ज लगा दिया गया, उसके बाद थोड़े महीनों बाद फिर से मुझे संदीप पाठक जी की कॉल आती है कि आप को दिल्ली बुलाया अरविंद जी ने। तो ये बात हो गई कि अब लाभ सिंह को बदल देंगे, अभी टिकट किसी और को देंगे, वो जो चलता है। तो उस दिन केजरीवाल साहब ने बुलाया और 10-15 मिनट उन्होंने बात की कि आपका जो काम दिया गया था, जो टारगेट आपको दिए गए थे वो अच्छे हैं, लोग आपके बारे में अच्छा बोल भी रहे हैं, और उन्होंने उस दिन भी नहीं कहा कि आपको टिकट देंगे। तो वो बोले अच्छा काम करो, अगर लोग कहेंगे, अगर भदौड़ का बच्चा कहेगा कि लाभ सिंह को टिकट दो तो हम दे देंगे। मैं कहा ठीक है सर, हम तो काम कर रहे हैं, जो आप आदेश होगा हम उस पर खरे उतरेंगे। तो वहां से आए तो फिर से काम करना शुरू किया। तो उसके बाद क्या होता है कि एक दिन मैं तपा, जो हमारी सब डिवीजन है, उस पर रेलवे क्रॉसिंग पर हम रुके थे, क्योंकि ट्रेन निकलने वाली थी और हम रुके थे। तो ऐसे ही मेरा फोन वहां पड़ा था, तो गाड़ी में वो राघव चड्ढा जी की कॉल आ रही थी उसमें। तो मैंने राघव चड्ढा जी का फोन उठाया नहीं, आज तक मैंने किसी सोशल मीडिया पर से नहीं बोला, मैंने उठाया नहीं, क्योंकि डर होता करके यार क्या टारगेट देंगे, है ना। तो राघव चड्ढा किसी क्या टारगेट देंगे, अरविंद केजरीवाल जी क्या टारगेट देंगे। तो एक तो रात के वैसे ही 8:30 हो रखे थे। उस टाइम भी हम मीटिंग करने के लिए गाँव में
जा रहे थे। बिल्कुल। तो एक बार फोन बजा, 2 बार फोन बजा, 3 बार फोन बजा, मैंने उठाया नहीं, क्योंकि वो ऐसा होता है कि यार अभी क्या जवाब देंगे कि क्या करें। तो मेरे साथी ने बोला कि भाई फोन तो करो, तो मैंने फिर से डायल करके राघव चड्ढा जी को फोन किया। उन्होंने मुझे कांग्रेचुलेशन कहा और कहा कि अरविंद सर ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे दी है और अभी आपको खरा उतरना है, जीत कर वो सीट आपने आम आदमी पार्टी की झोली में डालनी है, जल्द आपकी टिकट जो अनाउंस हो जाएगी। तो मैंने गाड़ी में भी किसी को नहीं बताया, क्योंकि जब तक मतलब वो आ ही नहीं जाता, लिस्ट नहीं बाहर रहती, तो मैं क्या, उसके 7 दिन बाद वो लिस्ट आई। तो मैं, मेरे हल्के का गाँव है पक्खो कलां, वहाँ हम वो जो थे पार्टी के लिए काम कर रहे थे, धर्मशाला में बैठे हुए। तो 12:04 पर मुझे पहली कॉल आई कि बधाई हो, आम आदमी पार्टी पेज पर आपका नाम आ गया, आपको टिकट मिल गई। तो उस दिन दिन 12 से रात को 1 बजे तक मैं लगातार लोगों की कॉल सुन रहा था, व्हाट्सएप पर मैसेज, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और कॉल। तो मतलब 1 बज गया उस दिन लोगों की बधाइयां कबूलते हुई। और उसी रात मुझे 8:15 पर भगवंत मान जी का फोन आया, माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो वो बोल रहे हैं, लाभ कैसा लग रहा है? मैं कहा सर अब ये तो सब आपकी वजह से है, जो मुझे पार्टी ने इतना बड़ा मान दिया। तो मैं कहा सर फोन सुनकर मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई। वो बोले अभी बैटरी डाउन नहीं करनी, तो चार्ज रखनी है। तो सीएम साहब के साथ भी हमारा वो छोटे भाइयों जैसा लगाव था, क्योंकि हम 14 से उनके साथ लगे हुए थे। तो उन्होंने मुझे काफी कुछ बताया कि लोगों के बीच में जाकर कैसे बात करनी है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे पार्टी की पॉलिसीज लोगों के सामने लेकर जानी है। और उस दिन फिर से मुझे राघव चड्ढा जी का कॉल आया और हमारे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे बधाई दी, क्योंकि पूरी 117 में से शायद मैं ही वो बंदा था जो एक तो बोलते हैं कि जमीन, तो मैं तो जमीन से भी नीचे था। इसलिए पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के मुझे कॉल आए उस दिन बधाई के लिए, अप्रिशिएट किया उन्होंने मुझे, और एक चीज कही कि आप पार्टी के लिए जीत कर आओ। और हम प्रचार करना शुरू किया, और तकरीब जो था श्रोमणी अकाली दल टिकट पहले ही अनाउंस कर चुकी थी। मेरे से अलावा 12 और कैंडिडेट थे, मैं 13वां था। तो सभी पार्टियों ने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए थे, वो कांग्रेस ने नहीं किया था, क्योंकि उसमें कश्मकश चल रहा था कि किसी लोकल बंदे को देंगे, किसी बाहरी को देंगे। तो बड़ी अनाउंसमेंट भी आ रही थी कि शायद वो देंगे चरणजीत सिंह चन्नी को। इसी बीच में एक मुझे फोन कॉल आई, वो बंदा गालियां देने लगा। अच्छा। और बोला कि चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ से लड़ेंगे, हम तो आपको मार देंगे, काट देंगे, ऐसा कर देंगे। मैं कहा यार वो बात छोड़ो, आप कोई काम की बात करो। ठीक है, मैं तो डरने वाला तो नहीं हूँ आपकी धमकियों से। चलो, उसने मुझे ऐसा परेशान किया। लगातार 14 दिन उसने मुझे फोन कॉल, व्हाट्सएप मैसेज, अननोन नंबर से, जो बाहर के देशों से नंबर थे उनसे, पता नहीं वो बंदा कौन था, लेकिन वो लगातार मुझे परेशान कर रहा था। और उसने बोला कि तुम 5 करोड़ रुपया ले लो। मैं पीछे हट जाओ भी, मुझे यहाँ से वो मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी लड़ेंगे। मैं कहा यार अभी देखो, मैं पीछे हटने के लिए तो आया नहीं, और ना ही मैं पैसे के लिए आया हूँ। तो आखिर में जाकर वो मुझे बोला कि 20 करोड़ ले लो। मैं कहा यार बात पैसे की है ही नहीं, मुझे मेरी पार्टी ने मेरे पर विश्वास किया, मैं सीट नहीं छोड़ूंगा। शायद आपको पता हो कि फिरोजपुर से मेरे से पहले एक बंदा टिकट छोड़ गया था, उसके बाद रजनीश दहिया जी को दी गई। तो मुझे भी बड़ा परेशान किया गया कि यार टिकट छोड़ दो, ये लगातार चला था उस समय। हाँ, तो मैंने पार्टी को सारी इन्फॉर्मेशन वो रिकॉर्डिंग करके स्क्रीनशॉट पार्टी को भेजे कि ऐसा ऐसा करके है। पार्टी बोली कोई बात नहीं, देख लेंगे इसको, आप काम करते रहो। जिस दिन चरणजीत सिंह चन्नी की अनाउंसमेंट हुई, तो फिर से मुझे वो कॉल आई कि अभी तो हम आपके वो घुटने टेकने पर आपको मजबूर कर देंगे। देखा भी ऐसी बात नहीं है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लोग मेरे साथ हैं, ये समय बताएगा घुटने मेरे टिकते हैं या चरणजीत सिंह चन्नी के। तो जिस दिन चरणजीत सिंह चन्नी की अनाउंसमेंट हुई, उस दिन मैं रात को नहीं, सुबह 3 बजे सोआ, नींद आई मुझे। मैं सोच रहा था कि अभी किस तरह की प्लानिंग करनी है, कैसे लोगों के बीच में जाना है, क्योंकि वो उसके पास पैसा भी है, वो समृद्ध भी है, बहुत बार एमएलए रह चुका है, और मौजूदा वो मतलब स्टेट का मुख्यमंत्री है। तो इतनी पावर मतलब मैं तो तुच्छ था उसके सामने। तो लेकिन मेरे वॉलंटियरों ने मुझे इतना हौसला दिया कि आप हमारा गांव छोड़ दो, आप किसी और गांव को देखो, यहाँ से जीत कर देना, हमें
वो तो आपको हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि यार अभी मुख्यमंत्री आ गया, अभी हमें किस तरह की योजना बनानी चाहिए, कैसे लोगों के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि लोग तो सोचेंगे कि अगर मुख्यमंत्री जीत जाएगा तो वो क्या करेगा विदाउट के लिए, और ये मजदूर परिवार का लड़का क्या करेगा। तो हमने उस दिन मैं 3 बजे मुझे नींद आई और 5 बजे मैं फिर से उठा, तैयार हुआ और तपा में जहां हमारा ऑफिस था वहां पहुंचा। हमने सोचा कि यार कांग्रेस की जो है वोट वो शहरों से बढ़ जाती, तो क्यों ना हम बड़े गांव में जाकर मतलब मोर्चा संभाल लें। जैसे ही मैं अपने ऑफिस से निकलने लगा तो पत्रकार भाई आए, मुझे पूछने लगे कि चरणजीत सिंह चन्नी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, यहाँ पर तबा में डोर टू डोर कर रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो मेरा एक ही जवाब था कि यार जो बंदा वो रस्सा लगाकर दुकानों पर डोर टू डोर कर रहा है कि आम लोग उसके पास ना आ जाए, तो वो मेरा मुकाबला क्या करेगा। ये मेरी पहली स्टेटमेंट हाँ, थी। आपने सर ये कहा था कि असली आम आदमी तो मैं ही हूँ। हाँ, ये तो स्टेटमेंट थी। वो उस दिन मुझे पत्रकारों ने तपा से निकलने नहीं दिया, एक के बाद एक इंटरव्यू कोई ऐसे ही चल रहा है। तो मतलब सवेर से लेकर शाम होगी, मैं किसी गांव में प्रचार करने जा ही नहीं पाया। तो मीडिया की वजह से जो मेरी हाइप बनी, बिल्कुल, जो मेरे चेहरे पर डर नहीं था, क्योंकि वो आप आगे आज भी अगर पुरानी वो वीडियो निकालो तो मेरे चेहरे पर डर नहीं था। तो लोगों ने सोच लिया कि यार ये लड़का जिसके चेहरे पर मतलब छिन मात्र भी डर नहीं है चरणजीत सिंह चन्नी को देखकर, तो इसका साथ हमें देना चाहिए। तो लोगों की भीड़ मेरे साथ आ गई और मैंने मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी से उस समय बात की कि सर ऐसा ऐसा है, यहाँ से तो चरणजीत सिंह चन्नी लड़ रहे हैं, आपको तो सभी को पता ही लग गया, तो प्लीज आप मेरी विधानसभा में आओ। तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं आएगा आपकी विधानसभा में, आप जीत रहे हो और बुरे तरह से आप मुख्यमंत्री को पछाड़ रहे हो। उन्होंने मुझे कहा, तो मतलब मेरा हौसला और भी बढ़ गया कि यार हमारे मुख्यमंत्री और हमारे कौमी कन्वीनर जिस बंदे को हम हीरो मानते हैं वो मुझे बोल रहा है कि आप जीत रहे हो। तो वो मेरी एक 29 जनवरी को एक रैली रखी हुई थी सीएम भगवंत मान जी की, तो वो भी कैंसिल हो गई क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। तो मतलब मुख्यमंत्री साहब भगवंत मान जी भी उस समय मेरी विधानसभा में एक बार आए, बस ऐसे निकल गए। तो लेकिन उस दिन भी जो लोगों ने मुख्यमंत्री साहब को स्वागत करने के लिए जो जन सैलाब उमड़ा, तो भदौड़ में मुख्यमंत्री साहब ने ये चीज क्लियर बोल दी थी कि लाभ सिंह को हराने वाला कोई नहीं कोई नहीं हरा सकता। तो प्रचार कर रहे थे और इलेक्शन के दिन जब हम बूथ विजिट कर रहे थे, कांग्रेस के 20-25 गुंडों ने भदौड़ में मेरी गाड़ी पर हमला कर दिया। पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को फ्लैश किया था 10:53 पर। तो गाड़ी सेंटर लॉक होने की वजह से वो हमारी बचत रह गई। तो उस चीज का भी मुझे बड़ा बेनिफिट उस समय मिल पाया, क्योंकि लोगों में जो खबर फैल गई कि यार मुख्यमंत्री ने उस लड़के पर, मजदूर परिवार के लड़के पर हमला करवा दिया, तो लोगों अंदर दिल से लोग मेरे साथ जुड़ गए कि यार इसी बच्चे को वोट डालो। तो इलेक्शन होकर निकल गए और 10 तारीख को जब रिजल्ट का दिन था, तो मैं अपने वो सब डिवीजन जहां मैं रेंट पर रहता हूँ वहां से बरनाला के लिए निकला। तो थोड़े समय के लिए दिल में वो डर था कि यार क्या होगा, लोगों ने तो बड़ा साथ दिया लेकिन उस तरफ मुख्यमंत्री है, पता नहीं क्या नतीजे क्या निकलेंगे। लेकिन जैसे ही बैलेट पेपर की जो काउंटिंग हुई तो मुझे वहां से 558 समथिंग वोट बैलेट पेपर से निकले। तो मतलब मीडिया ने तो उसी वक्त चला दिया था कि ये लड़का जीत जाएगा। तो 10:30 बजे तक मेरी जो लीड थी वो समथिंग 12,500 की हो गई थी। और जैसे समय निकलता गया वो लीड इतनी बढ़ गई कि लोगों ने मुझे 37,558 वोटों से वो मुझे विजयी बना दिया गया और चरणजीत सिंह चन्नी को उन्होंने हरा दिया। और 12 कैंडिडेट्स को 49% वोट डली और मुझे 51% वोट डली। तो मतलब लोगों ने दिल खोलकर मुझे वोट दिया और मैं और मेरा परिवार हमेशा इस चीज के लिए लोगों के ऋणी रहेंगे कि एक तरफ मुख्यमंत्री, पूरी सरकार और एक तरफ एक मजदूर परिवार का लड़का, लोगों ने मेरा जो साथ दिया। तो मैं उस दिन मतलब जीत गया। और मुझे पत्रकारों ने पूछा कि कल रात एक आम लाभ सिंह गुग्गो के सोए थे और जब उठते हैं तो एक एमएलए, तो कैसा महसूस हो रहा। तो मैंने एक ही चीज कही थी
कि मेरा इसमें कुछ नहीं है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं परमात्मा का कि जिन्होंने इस साइड मुझे लेकर आए। बिल्कुल। उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं मेरी पार्टी का, भगवंत मान जी का, अरविंद केजरीवाल जी का, और उसके बाद मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं मेरे लोगों का, जी। क्योंकि पार्टी टिकट भी दे देती है, लोग राजनीति में भी आ जाते हैं। जब लोग साथ देते हैं विजयी वो तब हो पाते हैं। बिल्कुल। तो मैं मतलब विजयी हो गया। मुझे कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि किसी गांव के सरपंच बनेंगे या किसी पार्टी में जाएंगे, लेकिन मेरे लोगों ने, मेरी पार्टी ने, भगवान ने मुझे आज इस जगह बिठा दिया। बिल्कुल। एक सवाल बड़ा एक चीज रहती है कि चाहे कोई भी हो, विधायक बनने के बाद अपने लोगों को भूल जाता है, काम नहीं होते हैं। मैं आपसे एक चीज जानना जरूर चाहूंगा कि ऐसे कौन से मतलब काम आपको लगते हैं जो भदौर में जो पहले नहीं हो पाए थे पूरी विधानसभा में, और आपके विधायक बनने के बाद आपने वो काम चालू किए हैं, और कुछ काम ऐसे हो चुके हैं या कुछ अभी होने बाकी हैं जो आप कहेंगे कि हाँ अगले आने वाले 2 सालों में वो काम भी कंप्लीट हो जाएंगे? ऐसा क्या काम आपको लगते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी के आने के बाद, मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के बनने के बाद, हमारा लोगों से मिलना और लोगों का हमसे मिलना बहुत इजी हो गया। ओके। बहुत मतलब वो कोई भी मेरे घर पर आकर ऐसे ही मुझसे मिल सकता है, कोई बंदिश नहीं है। ये नहीं है कि हम चंडीगढ़ में बैठते हैं, वैसे आपको वहां विधानसभा भी मिलना था, लेकिन आज हम यहाँ क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि आज हमारी दोपहर बाद यहाँ अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी के साथ मीटिंग है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा, नहीं आपको हम वही मिलते हैं। एक तो ये बड़ा बदलाव हुआ है कि लोगों की रीच है, वो कनेक्टिविटी है, वो अच्छे तरीके से हो गई। लेकिन पुरानी पार्टी में, पुराने राजनेताओं में ऐसा नहीं था। और दूसरी जो बड़े काम है, सबसे पहले मुख्यमंत्री साहब जिस क्षेत्र से आए हैं, उनका पिछोकड़ जो है कलाकारी का, साहित्य के साथ वो बहुत जुड़े हुए हैं। जो पंजाब का इतिहास है, पंजाब की अच्छी अच्छी बुक्स हैं, उन्हें पढ़ने का बड़ा शौक है। तो हमने सबसे पहला काम ये किया कि लोगों को, पंजाब का जो यूथ है, पंजाब के नौजवान है, उन्हें साहित्य के साथ जोड़ा जाए। उसके लिए हमने लाइब्रेरीज खोली। अभी मेरे हल्के में एक ही बार 6 लाइब्रेरीज वो दी, सीएम साहब ने हमें उसकी ग्रांट फंड दी। और उसके अलावा पहले जो हमारा जो काम चल रहा था वो 12 लाइब्रेरीज का चल रहा था। ठीक है। और अभी हम मतलब 18 लाइब्रेरीज बहुत जल्द लोगों को समर्पित करेंगे, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन होगा, उसमें बुक्स होंगी, उसमें कंप्यूटर्स होंगे, उसमें यूपीएससी की तैयारी करने की किताबें होंगी, ऑफिसर बनने की किताबें होंगी। और ये एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि जब हम लोगों को अपने कल्चर से जोड़ते हैं तो वो जो गलत संगत होती है उसमें से वो दूर हो जाता है उससे। बिल्कुल। और उसके बाद मुख्यमंत्री साहब ने वो खेड़ा वतन पंजाब दिया, खेड़ा वतन पंजाब दिया, वो एक प्रोग्राम शुरू किया। उसमें क्या है कि जैसे 3 साल में हमने लाखों नौजवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, इसमें ऐसा है कि इस खेल में दादा, पोता और पिता तीनों भाग ले सकते हैं और तीनों इनाम जीत सकते हैं। लास्ट जो अभी तीसरा हमारा सेशन होकर निकला, उसमें करोड़ों रुपए के इनाम पंजाब के लोगों को सीएम साहब ने दिए। और ये बहुत एक अच्छा प्रोग्राम है लोगों को नशे से दूर करना और उनकी सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए, वो काम सीएम साहब ने किया। और उसके साथ साथ स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले गए। मेरे भदौड़ में भी स्कूल ऑफ एमिनेंस खोला गया, जो अच्छी टॉप क्लास एजुकेशन पंजाब के बच्चों को देने के लिए। और उसके साथ साथ हमने जो खेलों की अगर बात करूं तो हमने ग्राउंड्स पर जाकर गांव में ग्राउंड बनाने का जो काम है, जो स्टैंडर्ड ट्रैक है वो बनाने का काम है, जो वो बहुत बड़े तरीके से किया। और जैसे आपने बात की कि 2 साल में नहीं, मैं इसी जो वित्तीय साल हमारा है, इसी साल में मेरा अभी हमारा स्टैंडर्ड ट्रैक के 14 ग्राउंड्स पर काम चल रहा है। मेरे अलग अलग गांव में पैसा हमें मिल चुका है, सरकार से टेंडर पास हो चुका है। बहुत जल्द हम इनॉग्रेशन करके एक साथ उसको शुरू करेंगे। और ऐसे इसी साल में मेरा टारगेट ये है कि पूरे पंजाब से हल्का भदौड़ एक ऐसा हल्का होगा जहाँ कम से कम 25 से लेकर 30 स्टैंडर्ड ट्रैक ग्राउंड होंगे। 400 मीटर का जो ट्रैक होता है वो पूरा ट्रैक, जिसमें वो 32 फीट का होता है, 8 पट्टियां उसमें होती है और एक तरफ
से दौड़ते हैं बंदे, जी। वो एक तो ये काम हो जाएगा, उस पर काम चला है। जैसे हमने इससे पहले अभी 2 ही बना पाए हैं हम, ओके। एक तो भदौड़ सहना में, हम्म। और एक है जो है मेरे गांव में उगोके में। उगोके। क्योंकि जो बंदा हमें जो जमीन प्रोवाइड करा देता है, जो पंचायत, उस पर हम काम शुरू करा देते हैं। जी। और उसके साथ साथ दूसरी बात ये है कि हमारे जो पंजाब में जो नहरी पानी था वो खेतों में आना कम हो गया था, क्योंकि नहरें को का जो जाल बिछाया गया था वो खस्ता हालत हो गई थी। तो मेरा हल्का भदौड़ है, वहां अगर मैं भदौड़ की बात करूं तो नहरी पानी को भदौड़ में लाने के लिए कम से कम सरकार ने 250 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लगा दी है, जिस पर रजवाहे बिछ गए, माइनर्स बिछ गई, खाल बिछ गए, अंडरग्राउंड पाइपलाइन जो हो गई। तो 250 करोड़ तो कम से कम, ऐसे ज्यादा ही होगा। ये आज तक 4 दहाकों में, 40 साल में ये पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा बजट वो पानी पर खर्च किया गया। और एक बड़ी बात और हुई जो मुख्यमंत्री साहब बोलते थे कि जो किसान था पंजाब का, उसकी जो लाइट आती थी वो धरती से ट्यूबवेल का पानी निकालने के, उसका कोई समय नहीं था। हाँ, वो बिजली बोर्ड दिन में भी छोड़ देता था, रात में भी छोड़ देता था, कभी 2 बजे रात को। तो मुख्यमंत्री साहब ने एक चीज कही थी कि जब बंदा ड्यूटी, उसका टाइम है ड्यूटी पर जाने का, तो बिजली का आने का भी टाइम होगा। जब से अपनी सरकार आई है, मुख्यमंत्री साहब ने पहरा देकर उस चीज को रेगुलर किया। अभी पंजाब का एक भी किसान ये नहीं कह सकता कि उसने रात को अपनी फसल को पानी दिया, क्योंकि दिन में लाइट आती है। जब बहुत बड़ा जो चेंज वो पंजाब की राजनीति में किया। और उसके साथ साथ जैसे नौकरियों की अगर बात करें तो 52,000 से ज्यादा नौकरियां दे दी गई। अगर बात करें, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन बड़े के साथ साथ एक और इसमें चीज है कि बिना किसी सिफारिश और बिना रिश्वत के ये नौकरियां पंजाब के लोगों को दी गई। और मेरे हल्के में हम एक और चीज नई शुरू कर रहे हैं, जैसे कि अभी जो जंगलात का एरिया होता है वो कम हो रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है, रोड से दरख्त कट रहे हैं, लोग अपने घरों से, खेतों से, खलिहानों से वो जो पेड़ों को काट रहे हैं। हमने ये शुरू किया है कि हमारी हर एक पंचायत में हम कम से कम 1 या 2 एकड़ इसी जो अभी सीजन चल रहा है, क्योंकि अभी वो जो है ठेके पर दी जाती है हमारी पैलियां, जो पंचायत की शामलाट होती है। तो हमने डीसी बरनाला के साथ और एडीसी बरनाला के साथ और दोनों बीडीपीओ के साथ मिलकर हमने एक योजना शुरू की है कि हर एक पंचायत से हम 1 एकड़, और बड़ी पंचायत है जिसमें, उसमें हम 2 एकड़, जिस पंचायत के पास बहुत ज्यादा सरकारी जमीन है उससे हम 4 एकड़, वो जमीन को वो ठेके पर नहीं देंगे, उसमें हम प्लांटेशन करेंगे जंगल के रूप में। और जो पंचायत हमें जगह देगी उसको हम बकायदा मेंबर्स को, सभी को और सरपंच को एक सर्टिफिकेट देंगे धन्यवाद का, कि इन्होंने वातावरण के लिए अच्छा काम किया। और जो पंचायत से हम जमीन ले रहे हैं उनसे वायदा भी ये है कि उनको दूसरी जो पंचायत है उनसे ज्यादा ग्रांट और ज्यादा डेवलपमेंट हम करके देंगे। ये पूरे पंजाब में भी किसी ने शुरू किया, ये नई चीज हम भदौड़ में कर रहे हैं। ओके, मुझे लगता है कि अगर शायद सुनने के बाद और भी जगह ऐसा होगा तो ये तो काफी बढ़िया चीज रहेगी। अगली अगर मैं एक बात कहूंगा सर कि मुख्यमंत्री जी ने एक रंगला पंजाब का पूरी एक मुहिम चलाई है, एक मतलब विजन कहें, सपना कहें, कहीं ना कहीं। और हम जैसे बहुत से लोग जो पंजाब से दूर बैठे हैं, जब दिल्ली हो या देश के अलग अलग कोनों में बैठे हैं, पंजाब की जो छवि पहले बन गई थी वो एक हमें कभी अच्छे तरीके से नहीं, पहले बहुत कहा जाता था कि पंजाब की धरती ने जो कहते हैं ना सोना उगलती थी, वहां से वीर जवान वहीं से आए हैं, आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान पंजाब का रहा है, कभी हार ना मानना वो जज्बा हमेशा रहा था। लेकिन पीछे जो पूरी राजनीति रही है, जो एक पूरी गंदी राजनीति जो चली है, उसमें वो ड्रग्स के उसमें पूरे युवाओं को डाल देना, यहाँ से पलायन होना लोगों का। देखो यहाँ तो यहाँ से कनाडा जाते थे या बाहर के देशों में लोग जाने लगे, यहाँ कोई रहना नहीं चाह रहा था। ये एक सबसे बड़ा चीज थी। इसके अलावा जो ड्रग्स का एक सबसे बड़ा जाल पूरा फैला था, उसके बाद करा। आप उस चीज को आप कैसे देखते हैं? मतलब उसके ऊपर जो अभी पूरी एक मुहिम चल रही है, हम देखते हैं लगातार न्यूज में कि भगवान मान जी लगातार पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है, बुलडोजर एक्शन जो कि कहा जाता है वो भी चल रहा है, तो उस चीज के ऊपर आप कैसे कहेंगे? जब से मुख्यमंत्री साहब ने सौगंध ली है भगवंत मान जी के भगत सिंह जी के गांव में जाकर खटखड़ कला, तो उन्होंने सौगंध में यही चीज कही थी कि मैं पंजाब को फिर से पंजाब बनाने के लिए काम करूंगा। उसी दिन से मुख्यमंत्री साहब ने पंजाब के लोगों के लिए काम करना शुरू किया।
जो बात अभी आपने की कि ड्रग्स बहुत बड़े लेवल पर बढ़ गई थी पंजाब में, पुरानी जो राजनीतिक पार्टियां थी, जो सरकारें थी, उनके जो नुमाइंदे थे वही इस चीज का कारोबार करते थे। ओके। मुख्यमंत्री साहब ने आने के बाद कहा कि हम उस चीज को खत्म करेंगे। एक्शन प्लान उसका तैयार हुआ, युद्ध नशे के विरुद्ध अभी शुरू किया गया। पहले छोटे छोटे कदम उठाए गए उसको खत्म करने के लिए, लेकिन अभी एक बहुत बड़े लेवल पर उस चीज को लेकर आया जा रहा है। हर एक गांव में, हर एक शहर में कमेटीज बनाई जा रही हैं। जो लोग नशा नहीं करते और खत्म करने पर को लगे हुए हैं, उनके साथ में। ओके। और एक बड़ी चीज जो मुख्यमंत्री साहब ने की वो ये थी कि हम विधानसभा में कानून लेकर आए कि जिन्होंने नशे को बेचकर संपत्तियां बना ली हैं, घोड़ा गाड़ी घर बना लिया है, उसको फ्रीज किया जाए। फ्रीज करने के बाद एक बड़ा मैसेज लोगों को ये दिया गया कि अगर आप नशे से पैसा कमाओगे तो वो आपके पास रहने नहीं देंगे, क्योंकि किसी के भाई को, किसी के पति को, किसी के बच्चे को मारकर आप पैसा कमा रहे हो, वो चीज सही नहीं है। उसके बाद जो बिल्डोजर की जो आपने बात की, जो पीला पंजा, वो नशा तस्करों के घर पे चलने की वो बात की, तो वो एक क्लियर कट मैसेज था नशा तस्करों को, जो नशा बेचते थे लोगों की, नौजवानों की नसों में नशा जो भेज रहे थे कि भाई पहले तो हमने फ्रीज किया, अगर आप नहीं मानेंगे तो हम इसको ढा भी देंगे। तो एक बहुत बड़े लेवल पर एक युद्ध जो हमने शुरू किया, उसी की मीटिंग आज मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी से है, ताकि इसी साल में जो वित्तीय सेशन चल रहा है, इसमें हम नशे को खत्म करने के लिए बड़ा प्रहार है वो उन पर करें। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि नशे को खत्म करने के लिए, जैसे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तो मुख्यमंत्री साहब ने 100 नए होमगार्ड की जो भर्ती की बात बजट में की गई कि हम एक सेकंड जो सिक्योरिटी लाइन बनाएंगे बीएसएफ के साथ, आर्मी के साथ, वो पंजाब होमगार्ड की, जो हर समय बॉर्डर पर तैनात रहेगी। और एंटी ड्रोन जो हम लेकर आए कि पाकिस्तान ड्रोन छोड़ता है तो उसको मतलब मार गिराने के लिए, उसका तोड़ निकालने के लिए समथिंग 150 करोड़ की जो बजट में वो प्रावधान मुख्यमंत्री साहब ने किया है। और नशे को खत्म करने के लिए हमने कम से कम, शायद मैं कहीं आंकड़ों में गलत हो जाऊं, 819 नए 4 व्हीलर और 2 व्हीलर व्हीकल्स हम खरीद रहे हैं, ताकि इमरजेंसी कोई भी कॉल आए कि यहाँ नशा तस्कर नशा बेच रहा है, जहां भाग रहा है, जहां हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि वो किस तरफ जा रहा है, तो जीपीआर सिस्टम के साथ, वाईफाई के साथ वो कम से कम लगभग 900 के पास नए व्हीकल हम जो खरीद रहे हैं इसी वित्तीय बजट में, जो उसका पैसा रखा गया है, ताकि नशे को खत्म करने के लिए हम चारों तरफ से प्रहार है वो जो कर पाए। इसमें लोगों का बहुत साथ मिला है, लोग बहुत अप्रिशिएट इस चीज को करें। हमारे नई पंचायतें जो चुनी गई हैं, वो अपने लेवल पर वो मते भी पा रहे हैं कि भाई हम किसी नशे बेचने वाले की जमानत नहीं लेंगे, किसी का साथ नहीं देंगे। मुख्यमंत्री साहब सौगंध खिला रहे हैं, और मैराथन भी कर रहे हैं, जैसे हमने लास्ट वीक हमने बरनाला डिस्ट्रिक्ट में मैराथन की, तो एक सुनेहा भी दे रहे हैं कि यार हम बेचने वालों को खत्म कर रहे हैं और करने वालों को बचा रहे हैं। उस चीज के लिए मुख्यमंत्री साहब ने अभी जो नशा छुड़ाऊ केंद्र हैं, अभी उनको भी हम जो नए तरीके से बनाएंगे, और नौजवानों को ग्राउंड्स में लेकर आने के लिए, और उनको जो है अपना नौकरी में लेकर आने के लिए वो काम करें। तो मुख्यमंत्री साहब का क्लियर कट मैसेज है कि जो पंजाब की नौजवानी को खत्म करेगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और जैसे आप बोले कि अभी लोगों में ये डर का सहम था कि यार यहाँ मतलब बहुत बुरा हो रहा है, वो हो रहा था क्योंकि पुराने जो लीडर थे उन्होंने लोगों पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपने घर, होटल, बंगले, पैसा, जायदाद बनाने में ही जो ध्यान रखा। और अभी जो अब पलायन की बात कर रहे थे, तो अपनी सरकार आने के बाद जब नौकरियां मिली, तो बहुत सारे लोग अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहां से छोड़कर जिन्होंने आकर बाद में यहाँ नौकरी
ली सरकारी। हाँ, ये अभी आंकड़ा छोटा है, लेकिन एक मैसेज बहुत अच्छा है कि यार जो लोग वहां सेटल हो गए थे, जब उनका नाम आया नौकरी में, बिना किसी पैसे के, बिना सिफारिश के उनको लेटर मिला कि आप ज्वाइन हो गए हो, इस दिन अगर आप अपना ज्वाइनिंग लेटर ले लो, तो वो वापस आए, उनके घर परिवारों के उनके चेहरे खिले हुए थे। तो वापस पंजाब को पंजाब बनाने की जो काम है, वो मुख्यमंत्री साहब और उनकी सारी टीम, मैं और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर सभी वो करें, क्योंकि पंजाब हमेशा से ही गिद्दे भंगड़े का पंजाब रहा है। पंजाब हमेशा ऐसे ही जो है वो शूरवीरों का पंजाब रहा है, क्योंकि यहाँ तो हमारे जैसे 1947 पहले भी जो धाड़वी आते थे हमला करने के लिए, वो पंजाब पर ही हमला करते थे। तो इस मिट्टी में वो ताकत है कि जिसने पूरे देश को अनाज भी दिया और पूरे देश को सुरक्षा भी दी, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, और उसके साथ साथ हमारे करतार सराबा जी, जो सबसे छोटी आयु के जो है वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी संग्रामी हुए हैं। और उसके बाद उधम सिंह जी, जो मुख्यमंत्री साहब के जिले से ही आते हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ा जो एक रोल प्ले किया पंजाब को बचाने के लिए, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि जो महाराजा रणजीत सिंह का पंजाब था, जो गुरुओं का पंजाब था, जो ये इस मिट्टी में जो भाईचारा की सांझ थी, जो एक दूसरे का काम, एक दूसरे के साथ खड़े होने का जो जज्बा था, जहाँ देश के लिए, पूरे देश के लिए मर मिटने का जज्बा था, तो उस चीज को वापस लेकर आए। उसी चीज के लिए पूरी सरकार, मुख्यमंत्री भगवंत मान जी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बस आखिरी 2 क्वेश्चन बचे हैं। एक तो अभी पहलगाम का आपको पता होगा, पहलगाम में जिस तरीके से मतलब जो भी कुछ हुआ, पहली बात तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसमें काफी चीजें चल रही हैं। देखिए, वो एक अलग वार चल रहा है, एक मतलब पूरी तरीके से जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जहाँ पे शायद अफवाहों का बाजार पूरा गर्म है। हाँ, ये सच्चाई है, इसमें बिल्कुल सच्चाई है कि वहां पे धर्म पूछ के मारा गया, और मेरे ख्याल से आतंकियों का मंसूबा और पाकिस्तान का मंसूबा भी यही था कि बाहर से तोड़ने की बजाय देश को अंदर से तोड़ा जाए और धर्म के नाम पे देश को बांट दिया जाए। जहां तक मुझे लगा कि बिल्कुल उनका मैसेज क्लियर था, इसलिए उन्होंने औरतों को वहां से छोड़ दिया ताकि ये मैसेज जनता तक जाए, मीडिया में ये बात फैले ज्यादा और देश भर में माहौल बिगड़े। पहली बात तो पहले तरीके आप उसको किस तरीके से आप पहले कंडम करेंगे, और दूसरा ये आपकी मांग क्या रहेगी सरकार से, मतलब क्योंकि हमने एक चीज देख रहे हैं कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार का साथ दे रहा है, वो कह रहा है कि आप कुछ भी एक्शन लीजिए, हम चाहते हैं, लेकिन काफी दिन बीत चुके हैं, हालांकि जनता में काफी ज्यादा गुस्सा है कि बदला तो होना चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय घटना है कि हमारे जो देशवासी हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से आते हैं, जब भारत एक भारत है तो उसमें जात, धर्म, स्टेट का कुछ रह नहीं जाता। हाँ, जब हम अपने घर परिवारों में विचरते हैं, अपनी स्टेट में विचरते हैं, तो वो अलग है, लेकिन जब भारत पर कोई बात आएगी तो सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल, सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर भारत के लिए खड़ेंगे, क्योंकि हमने अंग्रेजों से और जो पुराने धाड़वी आते थे उनसे भारत को बचाकर ही रखा है। ये बहुत निंदनीय घटना है, क्योंकि एक मनुष्य को मार देना, इससे बड़ा पाप कहीं हो नहीं सकता। और जो मंशा उनकी थी, जो उग्रवादी आए, उनकी मंशा ही ये है कि लोगों की जो भाईचारा सांझ है, जो यहाँ धर्मों का एक जो मिलवर्तन है, हम सभी त्योहार हैं जो मिलकर, चाहे ईद हो तो हम भी उनको जाकर मुसलमानों को गले मिलते हैं, चाहे रामनवमी हो तो हम मंदिर में जाकर नतमस्तक होते हैं, उनके साथ मनाते हैं, चाहे वो विसाखी हो तो हिंदू, मुस्लिम, सभी ईसाई वो गुरुद्वारा साहब में आकर नतमस्तक होते हैं। तो जो हमारी एकता है वो उस पर प्रहार कर रहे हैं बॉर्डर के पार के लोग हैं, जो चाहते हैं कि भारत में कभी शांति ना हो। लेकिन मेरा उनको ये मैसेज है कि भाई, आप अपने घर को देखो, भारत को ना तो आप कभी तोड़ पाए हो, ना ही तोड़ पाओगे। हर एक भारतवासी, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी गोत्र का, किसी भी धर्म का हो, वो भारत का वासी है और भारत के लिए वो अपनी जी जान लगा देगा। बॉर्डर पर जो पुलिस है, जो फौज है, उसमें सिख भी है, उसमें मुस्लिम भी है। अब्दुल हमीद ने जब अब्दुल हमीद एक मुसलमान था, तो पाकिस्तान के जो पैटर्न टैंक थे, उनकी धज्जियां उड़ा दी उन्होंने। और दूसरी तरफ लोंगेवाला पोस्ट पर मेजर कुलदीप चांदपुरी, जो एक सिख थे, उन्होंने जो पाकिस्तान के पैटर्न टैंक थे, उनकी धज्जियां उड़ा दी। कारगिल में हमारे जो हिंदू भाई हमारे, जिन्होंने कारगिल में जब अपनी छातियों पर गोलियां खाई, तो
जब भारत की बात आती है, जब कोई भारत को तोड़ने की बात करता है, तो उसमें जात नहीं देखी जाती, उसमें धर्म नहीं देखा जी। जाता, उसमें यह देखा जाता है कि दुश्मन कौन है, उसके सीने पर गोली मारी जाए। तो पाकिस्तान कभी भी इस चीज में वो सफल नहीं हो पाएगा। हम भारत के लिए खड़े हैं। हम बेशक राजनीति में हैं, लेकिन जान न्यौछावर कर देंगे अगर कभी भारत के लिए जान देने की बात आई, और उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और मेरी भारतवासियों से भी विनती है कि वो जो मंसूबे लेकर, वो जात के नाम पर, धर्म पर जो वो लेकर वो हम पर हमला करते हैं, हम उस चीज को ना सोचे। हम सिर्फ और सिर्फ अपने भारत को वो जो है सोने की चिड़िया बनाने के लिए, फिर से सक्षम वहां तक लेके जाने के लिए जो भारत का एक रुतबा होता था पुराने समय में, हम उसके लिए काम करें। और इंसान के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही निंदनीय घटना है। किसी भी इंसान को ऐसे ही मार देना, ये कोई बात ना हो भाई। हाँ, अगर इतना ही तुम में दम है तो फिर सीधे तरीके से हमारे बॉर्डर पर आओ, हमारे नौजवान और हम खड़े हैं हमारी मिट्टी को बचाने के लिए। जी सर, अभी जैसे पूरा युद्ध का माहौल जैसे लगभग कहीं ना कहीं गर्मा रहा है, तो पंजाब तो वैसे ही बॉर्डर स्टेट है। युद्ध, पुराना युद्ध चाहे 71 की वार रही हो, जब भी पंजाब का एक बहुत बड़ा रोल रहा था, तो मुझे लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी तो मेरे ख्याल से काफी बढ़ने वाली है अगर युद्ध होता है तो, या फिर कोई और भी मेजर एक्शन होते हैं, या फिर छोटा युद्ध में किसी तरीके से भी वार होती है, कोई भी बात होती है, तो पंजाब सरकार का रोल तो काफी अहम हो जाएगा हर मोर्चे पे। नहीं, बिल्कुल जी। देखो, पंजाब सरकार अपनी स्टेट को, अपने प्रदेश को और देश को, दोनों के लिए पंजाब सरकार खड़ी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी पूरे देश के लिए जब हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम पूरे देश के लिए खड़ेंगे। हमारी जनता, पंजाब के लोग, पंजाब की सभी पार्टियां, पंजाब की सरकार, मुख्यमंत्री भगवंत मान जी इस चीज के लिए तैयार हैं कि जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम खड़ेंगे और हमारे लोगों को किसी तरह की दिक्कत वो नहीं आने देंगे। जो केंद्र सरकार का इस लेवल पर जो भी वो उस साथ मांगेगी, मुख्यमंत्री साहब उनके साथ खड़ेंगे। कोई ये बात कोई राजनीति की बात नहीं है, ये बात हमारे देश की है, जिस देश में हम जन्मे। अगर कोई बाहर से घुसपैठ करके हमारे लोगों को मार जाए। और दूसरी बात आपने की एक्शन की, और देखो ये यो है कि जो सरकार के जो काम होते हैं या आर्मी के जो काम होते हैं, वो हम उसको कहीं वो हमारी उनकी होती है खुफिया जानकारी, वो नहीं बता सकते। बहुत जल्द इस पर भी कार्रवाई होगी। और मैं एक बात मैं प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि पूरे भारत के जो फौजी नौजवान हैं, उन्होंने कभी अपने बलिदान देने से वो पीछे नहीं हटे। तो थोड़ा ये भाजपा सरकार से और प्रधानमंत्री जी इस चीज से जरूर वो पिछले समय में नाराज हुए थे कि उन्होंने वो अग्निवीर की जो पॉलिसी वो शुरू की, उसके से 2 लाख सैनिक कम भी हो गए हैं लगभग। हाँ, बल्कि हमारी फौज से तो वही है कि उस चीज पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो जवान मरने के लिए अपनी छाती आगे कर देता है भारत के लिए, तो उसके लिए अग्निवीर नहीं, उसके लिए तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो उसको भी हौसला हो, उसके परिवार को भी हौसला हो। क्योंकि जो मैं जहां बैठकर बात कर सकता हूं, लेकिन आप क्योंकि मेरा भाई भी इंडियन आर्मी में 17 साढ़े 17 साल वो ड्यूटी कर आया। जब पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ उस दिन उनकी यूनिट वहीं ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी। तो उस दिन जब 4 बजे मैंने वो टीवी पर वो खबर फ्लैश हुई, तो 7:30 बजे तक हमारे परिवार की बात उससे नहीं हो पाई। तो मेरी माता, मेरी भरजाई, उनके बच्चे, मेरे पर, मेरे परिवार पर और मेरे माँ बाप पर क्या बीत रही थी, जो हम ही महसूस कर सकते हैं। तो मेरी भाजपा सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से ये अपील है कि वो अग्निवीर की जो उन्होंने वो पॉलिसी शुरू की उस पर फिर से विचार करें, और हमारे जो फौजी भाई हैं उनके लिए कुछ अच्छी पॉलिसीज लेकर आए, ताकि उनका परिवार भी, अगर वो बलिदान दे देते हैं, उनका परिवार को कोई दिक्कत ना आए और वो भी हौसले से बॉर्डर पर खड़ सकें कि भाई अगर हमें भी कुछ हो गया देश के लिए तो पीछे सरकार है जो हमारे परिवार को वो देख लेगी। और पूरा देश एकजुट है और किसी भी जो है दुश्मन देश के मंसूबे हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। बिल्कुल। आखिरी सवाल में, सर आपके सपोर्टर्स ही हैं पार्टी के, हमने सोशल मीडिया पर जब डाला था ये सब, तो वहां से सवाल आए आखिरी, उनकी 2-3 शिकायतें। एक पहली बात ये आती है कि काम तो आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत कर रही है, लेकिन उसका प्रचार बाकी देश भर में या बाकी जगहों पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे
उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो ये एक जरूर काफी लोगों ने ये सवाल, तो मुझे लगता है कि लगभग 100 से ज्यादा ये सवाल आया है, 100 से ज्यादा लोगों का, कि वो चीज आ नहीं पाती, चाहे विधायकों की तरफ से हो, सरकार की तरफ से हो, वो चीज दिखने में, मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो हमारी पार्टी की गवर्नमेंट का काम बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं जुड़ा हुआ, जो आम व्यक्ति है, उस तक वो चीज पहुंच क्यों नहीं पा रही है? देखिए वही बात है कि काम तो अगर जमीन पर आप जाकर पंजाब के लोगों से पूछोगे तो काम में कोई कमी नहीं। हाँ, अगर देखो मुझे भी पता है, आपसे जगह लगा है कि अगर ऐसी दिक्कत हो रही है तो हम अपने लेवल पर जब मीटिंग होगी तो इस चीज को बातचीत करेंगे इसमें कि कैसे जो काम हम कर रहे हैं, हाँ। कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो दिखाया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि पंजाब में ये काम आम आदमी पार्टी कर रही है। तो बहुत जल्द इस चीज पर हम विचार, जैसे आपने कहा लाइब्रेरी के बताया, आपने ट्रैक के बारे में बताया, अब ये चीज शायद पंजाब के बाकी हिस्सों में लोगों तक ये चीज पहुंचनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों को नहीं पता लग पाता कि हो क्या रहा है, आगे कि भगवान मान जी जो उद्घाटन करते हैं वो चीज पता लग गई, ट्वीट आ गया, उसके अलावा वो चीज लोगों तक ना वो सुखता रहते हैं पंजाब को लेके कि पंजाब में आखिरकार चल क्या रहा है, पंजाब में काम क्या हो रहे हैं। तो ये एक शिकायत, ये बहुत क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा यही आया कि ये चीज जरूर पूछेगा पंजाब में, आप किसी का भी पॉडकास्ट करें, हर किसी ने ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि भाई काम क्यों नहीं पता लग पा रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं है, क्योंकि असल में एक बात ये भी है कि हमारा सवेर से लेकर शाम तक काम में निकल जाता है, लोगों से मिलना, जो काम है, मीटिंग्स करना। लेकिन आज ही मुख्यमंत्री साहब के साथ और अरविंद केजरीवाल जी से मीटिंग है, तो जरूर मैं वहां उनसे ये बात करेंगे कि ऐसे ऐसे लोग चाहते हैं कि जो पंजाब में काम हो रहे हैं उन्हें बड़े स्तर पर लोगों के सामने लेकर आया जाए। जी, एक दूसरा इसमें एक और क्वेश्चन ये आया कि फेक न्यूज जो ये फैलते हैं, कि बाकी स्टेट में अगर कोई स्टेट के खिलाफ फेक न्यूज फैलाता है, बड़ी जल्दी कार्रवाई हो जाती है, हम लोग पंजाब पुलिस को, हम लोग भगवान मान जी को, सबको टैग करते रह जाते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पाता। क्योंकि काफी लोकल पंजाब में भी रहने वाले जो बाकी पार्टियों के हैं, वो पुरानी वीडियोस मैंने भी देखा है, वो काफी वीडियो चलाते हैं ड्रग्स की, जो लेडीज ले रही है, वो आज से 5 साल 6 साल 10 साल पुरानी वीडियो है, पुरानी अकाली गवर्नमेंट की वीडियो है, लेकिन वो चल रही है, आज चलाई जा रही है, झूठ फैलाया जाता है, भगवान मान जी को उल्टा सीधा बोला जाता है, बहुत चीज अरविंद केजरीवाल के बारे में लगातार बोला जाता है। तो उसको लेकर भी नाराजगी होती है कि हमारे पास पुलिस भी है ना, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, वहां पे वो पुलिस भी है, उनके पास पावर भी है, सब कुछ है, लेकिन इन लोगों को पकड़ने में आखिरकार वहां पे जो एक्शन पंजाब में हो रहा है वो इन लोगों पे क्यों नहीं हो पाता है? असल में ना मुख्यमंत्री साहब जी की ना एक पॉलिसी रही है कि आप अपना काम करते चलो, जो जिसने वो आप पर कीचड़ उछालना है वो उछालता रहे, क्योंकि कीचड़, जब कोई मेरे पर कीचड़ उछालने के लिए उठाएगा तो पहले हाथ उसी के गंदे होंगे। मुख्यमंत्री साहब सिर्फ वो जो विरोध करने वाले हैं उनके बारे में वो कुछ नहीं सोचते, उनका एक ही टारगेट है कि भाई काम करो और बस काम करो। क्योंकि जब 27 में इलेक्शन हो गए तो लोग उनको जवाब दे देंगे कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने जो बात बोलकर लोगों से वादा किया था कि भाई पंजाब को रंगला पंजाब बनाने के लिए काम करेंगे, वो कर रहे हैं। वो लाइब्रेरीज का हो गया, वो नौकरियों का हो गया, वो ट्रैक्स का हो गया, वो खेला वतन पंजाब किया हो गया, और वो युद्ध नशा विरुद्ध हो गया। सब बहुत बड़े लेवल पर वो काम चल रहा है। और हाँ, ये जो फेक न्यूज होती है ना, इनकी उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है, तो अपने आप ही एक दिन खत्म हो जाती है। और मैं सोशल मीडिया वाले लोगों से मैं एक विनती भी करना चाहूंगा कि देखो, झूठ फैलाकर तुम क्या कर लो, एक ना एक दिन सच ने सामने आना ही है। हाँ, अगर तो हम कुछ गलत कर रहे हैं तो भाई ठोक बजाकर हमारे खिलाफ प्रचार करो। जी। अगर हम लोगों के लिए काम करें, अगर अच्छा नहीं कह सकते तो भाई बिना वजह बुरा भी मत कहो। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज तक किसी बंदे पर हमने कोई जाली जो FIR नहीं दर्ज करवाई। क्लियर कट हमारी पुलिस से एक मैसेज है कि नशे वाले को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, जो कोई चोरी चकारी करता है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, अच्छे तरीके से काम करो, सरकार आपके साथ है। लोगों को जो काम बोल कर आए थे वो करेंगे और रिपोर्ट कार्ड अपना लेकर जाएंगे, क्योंकि अभी हम नए आए हैं और काम सीख भी रहे हैं और काम कर भी रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने, और एक बड़ी चीज वो भूल गए हम, वो दिमाग से निकल गई कि हमें अभी मुख्यमंत्री साहब ने इस बजट में हर एक विधायक को 5 करोड़ रुपए की जो डेवलपमेंट फंड दिया, वो आज तक किसी सरकार ने पंजाब में किया ही नहीं। और इससे हमें इतना हौसला मिला
मतलब इतना हमें इतनी खुशी है हमें चीज की। अब अपने इलाके में आप मतलब कुछ हाँ। काफी काम कर सकते हैं। बहुत, इससे तो हम मतलब जैसे पहले हम 10 काम करते थे, अभी 100 कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके लिए ये अभी जैसे ही हम वो हमें राशि जारी हो जाएगी, उससे काम करना शुरू करेंगे और रंगला पंजाब बनाने के लिए हर कदम उठाएंगे। लोगों से जो वायदे किए थे वो जल्द पूरे करेंगे। मुख्यमंत्री साहब और पूरी उनकी टीम इस चीज के लिए लगी हुई है। बहुत जल्द हम इस चीज में सफल हो जाएंगे। बिल्कुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। काफी अच्छा मतलब पूरा रहा, काफी, और हर मुद्दे पे हमारी बात हुई है। मुझे लगता है चाहे वो आपके सपोर्टर हों या आम जनता, उन्हें काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। भदौर में क्या क्या काम हो रहा है, मेरे ख्याल से शायद जो पहले शिकायत हम ये जरूर हर जगह क्लिप डाल लेंगे कि ये काम हो रहे हैं, लोगों तक इस चीज जरूर पहुंचेगी। काफी अच्छा पॉडकास्ट आपके संग रहा और मुझे उम्मीद है कि शायद हम जल्दी दोबारा मिलेंगे और मैं अगली बार सर आपके इलाके में हम ग्राउंड पे जाके जरूर मुलाकात होगी। हाँ बिल्कुल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से चलकर मुझसे मिलने के लिए आए हैं दूसरी बार, और मैं आपको अभी इनवाइट करता हूं कि आप अब, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं ग्राउंड ट्रैक्स का, वो तकरीबन आपको 3-3.5 महीने में दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप 3-4 महीने बाद फिर से मेरी विधानसभा में आइए और पूरे भारत को हम दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जी जो अच्छा पंजाब बनाने का ख्वाब लेकर चले थे, वो ऐसे हम पूरा बिल्कुल डन जी। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी पॉडकास्ट जो यहाँ एंड तक देखेगा, मुझे लगता है कि शेयर कीजिएगा और जिन जिन के मन में थोड़ा भी डाउट है कि पंजाब में क्या काम हो रहा है, वो उनको पता लगेगा। और ऐसे ही आगे भी पंजाब के काफी अलग अलग इलाकों से, हम हिस्सों से आप तक खबर लाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। और सर से जैसे हमने बोला, ये 3-3.5-4 महीने बाद हम डेफिनेटली दोबारा जाएंगे और दिखाएंगे कि जो काम बाकी यहाँ पंजाब में हो रहा है, मुझे लगता है पूरे देश भर में होना चाहिए, वो एक मिसाल जरूर बनेगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।